जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज। देखिए, ब्रिटिश के आने से पहले हमारी जो कंट्री थी इसमें काफ़ी प्लान्ड टाउन थे। इसका एक तो प्रूफ है हमारा इंदू वैली सिविलाइजेशन, जो हमें बताती है कि हमारे उस समय भी अच्छे अच्छे टाउन्स थे जो वेल प्लान्ड थे। और उसके बाद देखिए, मेडिवल पीरियड की बात करें तो मेडवल पीरियड में कई सारे राजे और इन्वेडर्स हमारे देश में आए। उन्होंने भी हमारे जो पुराने शहर थे उनको डेवलप किया और नए शहर भी उन्होंने डेवलप किए थे। तो मीन्स जितने भी इन्वेडर्स वगैरह हमारे देश में आए थे आज तक, उन्होंने हमारे देश में टाउन्स को डेवलप किया था और नए टाउन्स बनाए थे। लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने हमारे कुछ शहरों को डी अर्बनाइजेशन किया था, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था कि हमारे इंडिया में कभी कोई टाउन को डी अर्बनाइजेशन हुआ है। तो देखिए, जो एग्जिस्टिंग टाउन्स थे, जैसे कि बात करते कुछ टाउन्स की, जैसे सूरत सिटी। उसके बाद एक अपना कलकत्ता साइड है मसौलीपट्टनम। मद्रास साइड एक सिटी थी श्रीरंगापट्टनम। तो देखिए जी, काफ़ी फेमस थी उस समय। ये बाद में इनका डी अर्बनाइजेशन हो गया था, क्योंकि इनसे क्या था, इन सिटीज़ में पॉपुलर क्यों थी, क्योंकि ये सिटीज़ टाउन से कुछ स्पेशल गुड्स थे जिसकी काफ़ी डिमांड थी। तो जिसके कारण ये सिटीज़ काफ़ी फेमस थी उस समय, तो उनकी काफ़ी ग्लोरी थी। तो जैसे ही उन गुड्स की, उन स्पेशल आइटम्स की इन सिटी से हमारी जो डिमांड थी इंडिया में कम हो गई अंग्रेजों के आने के बाद, तो उससे क्या हुआ, इनकी ग्लोरी कम हो गई, इनकी जो प्रसिद्धता थी वो कम हो गई। जिसके कारण ये सिटीज़ का डी अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने इन सिटीज़ को छोड़कर दूसरी सिटीज में जाना शुरू कर दिया था। तो देखिए, जो हमारे ओल्ड पोर्ट्स थे, ट्रेडिंग सेंटर्स थे, वो ब्रिटिश ने अब चेंज कर कर उसको नए और ट्रेडिंग सेंटर्स में और नए पोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने पुराने पोर्ट्स को चेंज कर कर नए पोर्ट्स और नए ट्रेडिंग सेंटर्स बना दिए थे। अब देखिए, जैसे जैसे ब्रिटिश पावर बढ़ती गई, तो जैसे जैसे इनका जो हमारे इंडिया में एक्सपेंशन बढ़ता गया, इनकी जो ताकत हमारी इंडिया में बढ़ती गई, तो देखिए आप मैप में देख सकते हैं कि जैसे इंडियन दिखाया गया कि ब्रिटिश वाले हमारे देश में, पूरे देश में इनकी एक्सपेंशन हो गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमारे देश को कवर कर लिया था। ये नॉर्दर्न सरकार से चलकर अवध की तरफ जाते हुए नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में सब जगह अच्छी पावर में, पोजीशन में आगे थे। तो इससे क्या हुआ था, हमारे जो रीजनल किंगडम्स थे, राजा राजा थे, उनका पावर कम हो गया था। तो जिसके कारण उन जगहों की ग्लोरी कम हो गई थी, जिसके कारण लोगों ने वहाँ से शिफ्ट करना ज़्यादा ठीक समझा। तो ये भी कारण था कि इन शहरों का डी अर्बनाइजेशन हुआ इस कारण। तो आगे देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम जो पोर्ट थे हमारे मेनली, एक तो बॉम्बे पोर्ट देख सकते हैं, कलकत्ता पोर्ट और मद्रास पोर्ट। तो ये तीन पोर्ट्स मेनली थे, इनको डेवलप किया गया था और बाद में यही तीनों के तीनों शहर हमारे प्रेसिडेंशियली टाउन्स बने थे ब्रिटिश के, और काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप करे थे। तो देखिए, बात करते हैं अर्बनाइजेशन ऑफ कलकत्ता की। तो देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, तो कलकत्ता को दो हिस्सों में बांटा गया था, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन। जो वाइट टाउन था वो ब्रिटिश का था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, और ब्लैक टाउन में इंडियंस रहते थे। तो अपने बात करें तो इंडियन पार्ट में क्या था, गरीब लोग थे, छोटी छोटी बीड़ी बीड़ी सड़कें थी, गलियाँ थी और झुग्गी झोपड़ियाँ थी। और ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश वाला पार्ट जो था, वहाँ पे बंगलाज थे, कोठीज थी, काफ़ी खुले खुले मकान थे, उनके बीच में काफ़ी गैप थे, ओपन एरियाज थे, गार्डन्स थे, और काफ़ी ब्यूटीफुली इनको बनाया गया था। वाइड स्ट्रीट्स थी, ओपन एरियाज थी, ओनली ब्रिटिशर्स ही वहाँ पे रह सकते थे। तो देखिए, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हुई कलकत्ता में इंडस्ट्री की 1850 में, तो हमारे कई इंडस्ट्रीज लगी, जिसमें से फेमस थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यूट इंडस्ट्री। तो इससे जो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स थे, उनका ध्यान हमारी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके कुछ प्रॉफिट कमाया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे आना शुरू कर दिया, उन्होंने कुछ पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिससे हमारे कलकत्ता की डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। तो देखिए, जैसे ही हमारे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़ लगाई उन्होंने, रेलवे की फैसिलिटी लगाई। तो रेलवे फैसिलिटीज़ के बाद उन्होंने रोड्स को बनाया, रोड्स बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिंक हो सके। उन्होंने टेलीग्राफ, क्योंकि पहले टेलीफोन नहीं होता, टेलीग्राफ से बात होती थी, टेलीग्राफ लाइन्स बनाई। तो पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी कलकत्ता की, वो बढ़ती गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के कारण वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई। तो जैसे ही पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ा, नए अर्बन एरिया की जो डिमांड थी वो भी बढ़ गई, उसको ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ी, जो कि इसको डेवलप कर सके, जो कि इस एरिया को और बढ़ा सकें पॉपुलेशन की नीड के अकॉर्डिंग। तो देखिए, फर्स्ट टाइम द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था।
क्योंकि लेकिन जैसे कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल डिस्कॉन्टेंट थी ऑल ओवर द इंडिया, तो इसके कारण अंग्रेज़ों को कलकत्ता छोड़कर दिल्ली की तरफ शिफ्ट करना पड़ा। तो कलकत्ता जो उनकी पहले राजधानी थी, अब वो दिल्ली में राजधानी बनाएँगे। अब वो कलकत्ता से शिफ्ट करेंगे दिल्ली की तरफ। तो देखिए जो हमारी कैपिटल थी, जो दिल्ली, अब ये दिल्ली पहले कैपिटल नहीं थी, पहले कोलकाता कैपिटल बनाई गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने बाद में फिर इसको शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी, तो उसको कवर करने के लिए। तो दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ भी कहते थे महाभारत के टाइम पे। मौर्य, दिल्ली सुल्तान, मुगल और कई राजाओं ने इस सिटी को देखा है, और सिटी इनकी गवाही देती है। तो 1911 में ब्रिटिश ने इसको, दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया था। तो देखिए सबसे पहले क्या थी, स्टार्टिंग में जो दिल्ली थी हमारी एक वाल्ड सिटी थी। इसके कुछ स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कुछ वॉल्स बनाकर बनाए गए थे, जो कि शाहजहाँ ने बनाए थे, और जो 1639 में बनाए गए थे। इसमें 14 गेट्स थे दिल्ली के। इस पूरी वर्ल्ड सिटी के 14 गेट्स थे, 14 गेट्स। तो देखिए जो ब्रिटिश कंटोनमेंट थी, फौजी वाले जो एरिया था, वो इसका 1/3 एरिया उसने वर्ल्ड सिटी का कवर कर लिया था। इसलिए 1824 में अर्बन प्लानिंग की जरूरत पड़ी दिल्ली में। तो इसके लिए टाउन ड्यूटीज़ कमेटी को बनाया गया, सेटअप किया गया। इसका काम था दिल्ली में फर्स्ट नंबर कैंटोनमेंट एरिया को बढ़ाना। तो डिस्कस करते थे ड्यूटीज़ की, इन्होंने डेवलपमेंट करनी थी। इनका रोल था कैंटोनमेंट एरिया, जो सैनिक एरिया, उसको बढ़ाना, ताकि उसको और बढ़ा सकें, क्योंकि सेना की बहुत आवश्यकता थी इनको। सेकंड, एक खाइबर पास नाम की जगह थी दिल्ली में, जमुना की साइड, उसका डेवलपमेंट करना, ताकि उसको भी यूज़ कर सकें ये, क्योंकि ये लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छी थी जगह। और सिविल लाइंस जो कि जमुना के साइड में है, इसको भी इन्होंने डेवलप करने के लिए इस कमेटी को सौंपा। और एक रिज एरिया मीन जो अपना फॉरेस्टिक एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था, इसको इन्होंने डेवलप करना चाहा, इनको एक्वायर करना चाहा। तो देखिए इन 1863 में दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई। इसका एम था, हमारी जो दिल्ली थी, जो कि वर्ल्ड सिटी थी, वहाँ से सब्जी मंडी को बाहर निकालना। ये चाहते थे कि सब्जी मंडी जो थी, सब्जी मार्केट थी, वेजिटेबल मार्केट थी, उसको हम दिल्ली की कवर्ड जो वर्ल्ड सिटी है उससे बाहर निकाल दें, आउटर एरिया में ले जाएँ, क्योंकि वर्ल्ड सिटी का को काफ़ी बेनिफिट था। इसमें दीवार आसपास खिंची हुई थी। तो देखिए इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, रेलवे लाइन्स की, इसी कमेटी ने। और इन्होंने रेल इनका और काम था रेलवे स्टेशन बनाना, और अपने लिंक रोड्स से साथ और अटैच करना दिल्ली को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस मिल सके दिल्ली के हर लोकेशन पे। तो देखिए जो दिल्ली दरबार था 1877 का, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा दिल्ली की डेवलपमेंट पे। इस समय क्वीन विक्टोरिया ने यहाँ पे आई थी, और उनको टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया दिया गया था उनको। इस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो इसमें इन्होंने, अंग्रेज़ों ने हमारे दिल्ली की डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी जोर दिया था। तो इसको दिल्ली दरबार भी कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक दरबार लगा था। तो ड्यूरिंग दिल्ली दरबार देखिए दिल्ली ने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स देखी। जैसे कि फर्स्ट टाइम हुआ था इसके इनमें कि यहाँ पे स्कीम आ गई थी ड्रेनेज सिस्टम की, जो कि वॉल सिटी में पहले लगाई गई थी। उसके बाद यहाँ पे पानी का स्कीम्स फॉर वाटर सप्लाई भी शुरू हो गया था वॉल सिटी में। लोगों को पानी मिलना, पीने का पानी मिलना शुरू हो गया था। और इरिगेशन की तरफ ध्यान दिया गया था फर्स्ट टाइम, जिससे इरिगेशन के ऊपर फसलों की ध्यान दिया गया। और देखिए कुछ और चेंजेस में रोड्स वगैरह बनानी शुरू कर दी, ताकि इसको ज़्यादा डेवलप कर सकें, दिल्ली को हर कॉर्नर से कनेक्ट कर सकें। और उसके बाद देखिए जो डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज़, उसके डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को वहाँ पे कवर कर सके। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ कट करके वहाँ पे रोड्स बनाई गई, वहाँ से ट्रैफिक को चेंज किया गया। तो दिल्ली के को एक मासिव टास्क दिया था, इसको कोई लोकल अथॉरिटी को नहीं दे सकते, इसलिए हमने उसके बाद 1913 में इंपीरियल दिल्ली कमेटी बनाई गई। और उसके बाद फिर रसीना म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई बाय द चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली। इसका काम था नई दिल्ली को बनाना, जो कि आज नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो जो नई दिल्ली थी, जो रैसीना हिल्स के ऊपर बनाई गई थी एक जगह पे, तो ये रेजिडेंस थी ज़्यादा से ज़्यादा। नई दिल्ली में वाइसरी, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, जहाँ इंग्लिश टाउन प्लानर्स रहते थे। तो काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर डिज़ाइन यहाँ पे प्रिपेयर हुए थे, जिसमें से अगर बात करें तो एक तो था हमारा वाइसरीज हाउस, जिसको आज की डेट में हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। सर्कुलर पिलर पैलेस, जिसको आज की डेट में हम पार्लियामेंट कहते हैं, यह भी उस समय बना था, नई दिल्ली में बना हुआ है, जो रेसिना हिल्स में बनाई गई है इसके ऊपर। तो देखिए एक था किंग्स वे, जिसको आज की डेट में हम राजपथ कहते हैं, राजपथ के नाम से जानते हैं।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी नई दिल्ली में। एक वार मेमोरियल नाम से भी जगह बनी थी, जिसको आज की डेट में हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स, खूबसूरती बड़ी न्यू दिल्ली की। तो ओल्ड दिल्ली वर्ल्ड सिटी थी, तो काफ़ी ज़्यादा गार्डन्स और पार्क्स पार्क्स भी बनाए गए थे इनकी तरफ से, ताकि दिल्ली को और ब्यूटीफुल किया जा सके, क्योंकि इंग्लिश मैन इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते थे अपने रहने सहने के लिए। अब देखिए, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई थी। इसका काम था कि सिविल जो एम्यूनिटीज़ हैं, ख़ास ज़रूरतें हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई की ज़रूरत, इसको मीट करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। इसमें और भी काम थे इनके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, कि सभी घरों तक पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध हो सके, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो सके। बाकी सीवरेज सिस्टम जो पूरी की पूरी दिल्ली थी, उसमें सीवरेज सिस्टम किया जाए, ताकि जो डिस्पोजल है वेस्ट का, वो सही ढंग से हो सके। उसके मेडिकल के ऊपर भी ध्यान दिया गया, मेडिकल हेल्थ के ऊपर, तो मेडिकल में कॉलेज, डॉक्टर वगैरह का प्रबंध किया गया। और उसके बाद जितने भी ओपन नालाज थे, जहाँ पे मॉस्किटो फैल सकते थे, वहाँ उनको कवर किया गया। तो ये भी खास काम था जो उस समय किया गया। और इन 1937 दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया। तो इसका एम था दिल्ली में जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनको एक्सपेंड करना, टाउन्स को, और जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ से स्लम को क्लियर करना, जो कचरा वगैरह है उसको, स्लम को, गंदगी को साफ रखना। और जो स्लम एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट करना, उनको इम्प्रूव करना, उनकी कंडीशंस को सुधारना, ताकि वो गंदे ना दिखें, अच्छे दिखें, उनमें कुछ चेंज हो सके। तो देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सभी चीज़ों को कन्वर्ट करके एक बनाया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि 1956 में 55 में बनाई गई थी। अब बात करते हैं पुलिस इन दिल्ली। तो दिल्ली में पुलिस सिस्टम 1857 में फर्स्ट टाइम इंडियन पुलिस एक्ट के बाद बनाया गया था। इस एक्ट को पास करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन्होंने क्या किया कि एक सोचा कि एक रेगुलर फोर्स चाहिए दिल्ली में, पुलिस पुलिस की फॉर्म में। तो इन्होंने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपॉइंट किया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो हर डिस्ट्रिक्ट में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हेल्प के लिए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रखा गया, जो कि इनकी हेल्प के लिए होती थी। अब इन्होंने पुलिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नया शेप दिया, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में थाना बनाए गए। थानस में को कंट्रोल किया गया अंडर द दरोगाज। और विलेज में चौकीदार रखे गए। जो चौकीदार थे वो विलेज में कंट्रोल करते थे एक्टिविटीज़ को, और कुछ ज़्यादा एक्टिविटी होती तो थाना को संपर्क करते थे। तो जो सिटीज़ में था, सिटीज़ में जो कंट्रोल था मेनली अपना जैसे कि कोतवाल्स होते हैं पुलिस में, तो कोतवाल्स को दिया गया था सिटीज़ में थानों का कंट्रोल। तो 1912 में देखिए फर्स्ट चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। उसकी ड्यूटीज़ थी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी करता था। और 1946 में दिल्ली पुलिस को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, और इसमें इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट्स को अपॉइंट किया गया था। आइए बात करते हैं रेलवेज़ की अंडर द ब्रिटिश सिस्टम। तो देखिए, फर्स्ट जो ट्रेन थी वो 6 अप्रैल को चलाई गई थी 1853 को। ये ट्रेन बॉम्बे टू थाना चली थी। 21 मील का ने सफ़र किया था। इसमें 14 बोगीज़ थी और 400 गेस्टों ने इसकी सवारी की थी। तो देखिए, जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी रेलवे, उसका कुछ एम था। एक तो कमर्शियल एडवांटेज, वो चाहते थे कि जो माइंस से, फील्ड से जो भी रॉ मटेरियल है वो पोर्ट तक जाए, और पोर्ट से वो शिप के थ्रू इसको इंग्लैंड में ले जाते थे। तो फर्स्ट रीज़न ये था। सेकंड रीज़न था उनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। वो चाहते थे कि कहीं भी कोई मिलिट्री अटैक होता है तो मिलिट्री को जल्दी से वहाँ पे मूवमेंट कर सके। तो इसके लिए ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। थर्ड रीज़न था इसका डिफेंस एस्पेक्ट। मिलिट्री अटैक हो जाता है, जब कोई आउटर साइड से कोई कंट्री अटैक करती है, तो उसको काफ़ी अच्छी तरह से टैकल कर सकते थे। और बाकी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनकम, क्योंकि इससे उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम थी उससे उनको प्रॉफिट कमाने का एक नया रास्ता मिला। अगर देखिए बेनिफिट्स ऑफ रेलवेज, इंडिया को भी रेलवे ने बेनिफिट किया। फर्स्ट था कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टुगेदर आए, एक दूसरे के संपर्क में। हमारे बीच में सोशल इवल्स के प्रति अवेयरनेस आई, क्योंकि लोग दूसरे के संपर्क में आए। तो नीड ऑफ एजुकेशन फैली हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में, रेलवे के कारण, क्योंकि लोगों ने इधर उधर मूवमेंट किया। तो फ्रीडम मूवमेंट्स भी इससे ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि लोग भी आना जाना उन लोगों का शुरू हो गया था इससे। तो देखिए, ये जो फर्स्ट ट्रेन थी, अब एक ट्रेन लगाई थी इन्होंने कालका मेल, जो फर्स्ट नहीं कह सकते, लेकिन कलकत्ता से शिमला की तरफ फर्स्ट ट्रेन है। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनकी फैमिली, सर्वेंट्स वगैरह या क्लर्क्स वगैरह जाते थे ये शिमला घूमने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कलकत्ता थी इनकी राजधानी थी। तो कलकत्ता से शिमला जाने के लिए उन्होंने कालका मेल नाम से एक ट्रेन चलाई थी। और कालका से ये फिर शिमला की तरफ जाती थी नैरो गेज से। यहाँ पे एक छोटी ट्रेन, टॉय ट्रेन चलती थी,
जो कि नैरो गेज पे चलती थी। तो शिमला एक्चुअली क्या था, एक हिल स्टेशन था जहाँ अंग्रेज़ घूमते थे। तो इसमें कालका से शिमला जाने में 103 टनल्स आती हैं बीच में। काफ़ी ब्यूटीफुल सीन बनता था, अंग्रेज़ एन्जॉय करते थे। तो स्टार्टिंग में इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था फर्स्ट क्लास में जाने के लिए, और जो लोगों को अलाउ किया जाता था हायर क्लास की, उनको भी एक जगह पे, एक कमरे में ही, एक डब्बे में ही बैठकर जाना पड़ता था। तो देखिए, अब बात करते हैं ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पेंटिंग। तो देखिए, जैसे ही ब्रिटिश आए तो बाहर से इंग्लिश पेंटर्स भी हमारे देश में आए, उन्होंने अपनी पेंटिंग दिखाई। पेंटिंग को देख के हमारे जो पेंटर्स थे, उन्होंने अपनी थीम और मीडियम ऑफ पेंटिंग चेंज किया। तो कुछ पेंटर्स हमारे इंडिया के, जिनका नाम ले देते हैं, राजा रवि वर्मा, अभिनंदनाथ ठाकुर और जैमिनी राय। ये भी काफ़ी प्रभावित थे इनके स्टाइल से, इंग्लिशमैन जो पेंटर्स थे, कि इनका मेथड, इनका स्टाइल, इनका जो थीम था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ हमारा पेंटिंग वर्क भी। तो इस इन्होंने हमें ये पेंटिंग में भी एक नई चीज़ सिखाई। और बात करते हैं ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन अवर लिटरेचर। लिटरेचर की बात करें तो देखिए, जो कलकत्ता में कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से, वहाँ पे जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने हमारी एंशिएंट पुरानी बुक्स को, ग्रामर्स को, डिक्शनरीज को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, जिससे काफ़ी योगदान मिला, हमारा सभ्यता आगे फैली। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे लिटरेचर में, अरविंदो घोष थे, सरोजिनी नायडू थे अपनी, और मुल्क राज जी थे, ये काफ़ी प्रभावित थे इस वेस्टर्न लिटरेचर से भी। इनके वे ऑफ राइटिंग से, इंग्लिश के लिखने के तरीके से इनको काफ़ी प्रभाव पड़ा हमारे लिटरेचर वाले बंदों पे भी। अब ये बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन द आर्किटेक्चर। तो देखिए, मैनी बिल्डिंग, बंगला, चर्च, स्कूल्स, रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल्स वगैरह बनाए गए थे इन वेस्टर्न डिज़ाइन में। तो इससे हमारे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वाचिंग द अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल। जय हिंद।